हेलो स्टूडेंट्स, बीबीए सेकेंड ईयर एंड बीकॉम सेकेंड ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट्स आपको दोनों कोर्सेज में काम आएगा। इसके तीनों यूनिट के आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सबसे पहले पर्सनालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ योर बिहेवियर, एटीट्यूड, सोशल, कल्चरल, फैमिली, एनवायरनमेंट, कंट्री, इन सारी चीज़ों से मिलकर पर्सनालिटी बनती है। फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, जिस दिन से आप आए हो उस दिन से लेकर अनटिल एंड अनलेस यू आर अलाइव, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेली किसी ना किसी से सीखोगे। डेली आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपका कल्चर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन, कंट्री, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनती है? पर्सनालिटी। ये आपकी पर्सनालिटी दर्शाती है। हर व्यक्ति की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, इसलिए एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक पर्सनालिटी। प्लस पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब ये रहता है कि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। आज, कल, परसों, डेली कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी से सीखोगे और कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही रहोगे। ओके, ये हमारी पर्सनालिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन है। नेक्स्ट, नेचर्स ऑफ पर्सनालिटी। कुछ पर्सनालिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर है हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है। आपके पेरेंट्स जिस तरीके के होंगे, लगभग थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपके पेरेंट्स की जैसी है वैसी आप में भी रहेगी। हेरिडिटी मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी में। इफ़ेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, जिस भी कल्चर में आप रह रहे हो, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, वो इन्वायरमेंट भी आपकी पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के किस रीजन में रह रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो भी आपकी पर्सनालिटी पे डिफरेंस लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट, डायनामिक प्रोसेस। मैंने आपसे अभी कहा पर्सनालिटी एक नॉन स्टॉप गोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है। आज आप किसी से कुछ सीख रहे हो, कल आप किसी और से कुछ सीख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे एनहांस होती रहती है। डायनामिक मीन्स अ नॉन स्टॉप थिंग। ओके, सोशल, हम जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, जिस समाज में उठ रहे बैठ रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिस कंट्री के लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारी सोशल लाइफ भी हमारी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ओके, अब इसके बाद दो थ्योरीज दी गई है, एक ट्रेट थ्योरी है और एक सेल्फ है। ट्रेट थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये है, अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं तो वो है ट्रेट थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया गया है, जैसे आपकी एजुकेशन परफॉर्मेंस, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने परसेंट बने हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रेट थ्योरी। एंड सेल्फ थ्योरी, सेल्फ का मतलब है स्वयं, खुद। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमने किसी को इंस्पिरेशन बनाया हुआ है, हम हमारी इमेज कैसे मेंटेन करके चलते हैं, हमारी रियल सेल्फ इमेज क्या है, हम हमारी खुद की वर्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमें पता है कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें पता है कि हम हमारे एग्ज़ाम्स में कितने 95 मार्क्स लेकर आ पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। सो सेल्फ थ्योरी मतलब आपके आसपास, आपके स्वयं के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। दिस इज़ नोन एज सेल्फ थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव पर्सनालिटी। कुछ जो अच्छी पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हो गए या फिर जिनकी पर्सनालिटी को एज अ इंस्पिरेशन लिया जाता है, कुछ उसकी जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस, आपको हमेशा एक अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट ज़रूर मिलेगा, उन्हें ज़रूर नॉलेज होगी, वो जिस भी फील्ड में हैं, या फिर उन्हें हर चीज़ की बेसिक नॉलेज ज़रूर होगी। किसी भी बेवकूफ़ या बुद्धू व्यक्ति को हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, पर वहाँ कहीं कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, जैसे अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या अपने सब्जेक्ट या स्टडीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, वो क्या एक इंटेलिजेंट उसका कैरेक्टर है, उसे एक अच्छी पर्सनालिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट, फिज़िकल अपीयरेंस। आपका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है? देखो, अगर आप एक अच्छे शेप में हो, आप फिज़िकली कहाँ पर अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये भी आपकी पर्सनालिटी शो करेगी। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में यूनिफॉर्म में जाते हो, दिस इज़ योर पर्सनालिटी कि आप एक स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट अपीयर कर रहे हो। आप किसी जॉब में जा रहे हो, वहाँ आप उस तरीके से ड्रेसअप होके जाओगे तो वहाँ पर ये शो होगा कि एज अ एम्प्लॉय आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। सो दिस कम्स अंडर योर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है,
नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में इंटेलिजेंस है, अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने अपना होमवर्क अच्छी तरीके से किया है, तो अपने आप आपको उस चीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी अच्छी पर्सनालिटी जिसको लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसको लोग अपना एडमायर करते हैं, अधिकतर लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर पाई गई है। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच नहीं रखते। पॉजिटिव इन द सेंस, अगर हम फेल भी हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करके ट्राई करते हैं। कभी भी गिव अप नहीं करते, कभी भी आसानी से हार नहीं मानते, कभी अपने बारे में या दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलते। हमेशा पॉजिटिव रहो, शांत रहो, सही सोचो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोच रहो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव पर्सनैलिटी। लास्ट पॉइंट, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही होते रहते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन लेना, एक पॉइंट पर आकर डिसाइड करना कि मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, ये पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम दूंगा या फिर मैं इस कंपनी में जाके काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगी। ओके, अब इसके आगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं। हेरिडिटरी, यहाँ पर हेरिडिटी ये पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़, जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज हेरिडिटी। नेक्स्ट, फिजिक एंड हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की मैंने आपकी बात की थी अभी। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, आप किसी क्लास में जाओ या फिर आप किसी जॉब में जाओ, तो एटलीस्ट फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, फैमिली एंड एनवायरनमेंट। आप किस तरीके की फैमिली में बॉर्न हुए हो, आप एक रिच फैमिली में बॉर्न हुए हो या फिर आप एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए हो, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप एक अच्छे बिल्कुल एजुकेटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो या फिर आप बिल्कुल हंसी खेल या फिर मतलब बच्चे खेल रहे हैं बस उसी माहौल में, उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप एक एजुकेशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आपके पास गोल होगा, एम होगा कि नहीं मुझे कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे कुछ ऑफिसर बनना है। वहीं अगर हम एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं होते अपने करियर को लेके। सो फैमिली एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों भी हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये दोनों कैरेक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ए एंड बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ये एक थ्योरी दी गई है जिसमें दो कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ए, अल्फ़ाबेट ए, एंड सेकंड कैटेगरी है बी। ए कैटेगरी में जिन लोगों को रखा गया है वो थोड़े इम्पेशेंट हैं, एग्रेसिव है, वॉन्ट्स टू किल 2 birds with a stone। ये वो कहावत है, एक तीर से 2 निशाने मारना। मतलब बहुत इम्पेशेंट है, हमें जल्दी से काम चाहिए, अगर काम नहीं हो रहा तो गुस्सा आ जाना, एक तीर से 2 निशाने मारने वाला काम करना कि मतलब ये हो रहा है साथ साथ में दूसरे 2-3 काम भी हो जाए। तो जो लोग थोड़े इम्पेशेंट है, एग्रेसिव है, उन्हें जल्दी से काम चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उनकी लाइफ में, उन लोगों को किस कैटेगरी में रखा गया है? ए कैटेगरी में रखा गया है। एंड इसका ही बिल्कुल अपोजिट बी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो पेशेंट हैं, एक्यूरेट हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, नेवर इन हरी, जल्दबाजी में नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब है ए कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दबाजी है हर चीज़ की, कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक तीर से 2 निशाने लग जाए। जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है वॉन्ट्स टू किल 2 birds with a stone, ये वही कहावत है। और बी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो शांत हैं, पेशेंट हैं, सोच समझ के अपना काम करते हैं, बिल्कुल जल्दी में नहीं है और जजमेंट में भी सही निकलते, बिल्कुल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है कि मतलब एक हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, ए कैटेगरी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाले लोग हैं, इम्पेशेंट वाले लोग हैं, उनको रखा गया है। एंड बी में काम, कूल, जो आराम से डिसीजन ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं है। ठीक है, ये ए और बी में डिवाइडेड है। अब 2 लोगों ने और थ्योरी दी गई है एंड इसके चांसेस हैं ये एग्ज़ाम में आने के। सबसे पहले जंग्स थ्योरी। जंग्स थ्योरी हमें क्या कहती है? जंग थ्योरी हमें ये कहती है कि हमारा कोई प्री डिस्पोजिशन बना है या फिर हमारी कोई प्री मेंटालिटी बनी है कि हमें पता है ये व्यक्ति ऐसा ही बिहेव करेगा। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक है एक्सट्रोवर्ट और एक है इंट्रोवर्ट।
एक्सट्रोवर्ट वो हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, अगर खुशी है तो बहुत ज़्यादा फेस पर दिखाई दे रही है, अगर दुखी है तो भी फेस पे दिखाई दे रहा है, अगर नॉर्मल है तो चलेगा ही। एंड नेक्स्ट इंट्रोवर्ट, खुशी है तो भी स्ट्रेट फेस, गम है तो भी स्ट्रेट फेस, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, नॉर्मली शाय नेचर के होते हैं। तो जंक ने जो थ्योरी दी है उनके हिसाब से दो लोग हैं, दो कैरेक्टर्स, दो स्पेसिफिक लोगों में हम किसी भी इंसान के बिहेवियर या पर्सनालिटी को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं अपने इमोशंस फीलिंग्स को लेकर, एंड इंट्रोवर्ट जो बहुत कम एक्सप्रेसिव और कम बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेकर। ठीक है, ये दो इसमें डिवाइडेड है। जंक की थ्योरी का बेसिक पॉइंट यही है, दो लोगों में डिवाइडेड है, एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स आर मोर एक्सप्रेसिव, इंट्रोवर्ट्स आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट एक है सेल्डम्स थ्योरी, ये थोड़ी ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति ने लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एंडोमॉर्फ नंबर 1, एक है मेसोमॉर्फ नंबर 2 और एक है एक्टोमॉर्फ नंबर 3। 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। इन वर्ड्स को ज़रूर ध्यान रखना अगर ये एग्जाम में आ रहा है। अब इसने डिवाइड कैसे किया है, एंडोमॉर्फ जो नंबर 1 कैटेगरी वाले लोग हैं वो बहुत रिलैक्स है, टॉलरेटेबल है, मतलब रिलैक्स हैं, आप उन्हें टॉलरेट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, थोड़े नॉर्मल नेचर के। सेकंड मेसोमॉर्फ कैसे हैं, एक्टिव है, असर्टिव है। असर्टिव मतलब बात करने का तरीका, एक्टिव है अपनी चीज़ों को लेकर, अपने इवेंट्स को लेकर, अपनी बात करने के तरीके को लेकर, ये किस में आएंगे, मेसोमॉर्फ में। एंड लास्ट वन एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन से हैं, जो बहुत शांत हैं, क्वाइट है, सेंसिटिव हैं, फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक, फ्रेजाइल मतलब आपने जैसे इन व्यक्ति को कुछ बोल दिया और ये बहुत जल्दी वो बात अपने दिल पे ले लेते हैं। तो 3 कैटेगरीज में सेल्डम ने अपने जो पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स है उनको डिवाइड किया गया है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ रिलैक्स एंड टॉलरेटेबल, मेसोमॉर्फ एक्टिव एंड असर्टिव एंड एक्टोमॉर्फ फ्रेजाइल, क्वाइट एंड सेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिजिलियंस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कंट्रोल क्या है, हम हमारे इमोशंस पे, हमारे एक्शंस पे, हमारे डिसिप्लिन पे कंट्रोल रखें। हम जो भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ, हमारे फ्यूचर गोल्स, हम जो बोल रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज सेल्फ कंट्रोल। ओवरऑल खुद पर एक कंट्रोल रखना अपने आप के ऊपर। सेकेंड सेल्फ रिजिलियंस। सेल्फ रिजिलियंस का मतलब है कि आपने एक बहुत कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई है आपके साथ, कोई दुर्घटना घटी है आपके साथ और उस चीज़ से आपने खुद को बाहर निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बहुत एग्ज़ाम की बहुत बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहे थे और हम उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाए, तो ये हमारे साथ लाइफ की क्या हो गई, थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि हम बहुत शिद्दत से उस चीज़ को चाहते थे, हम बहुत पैशनेट थे उस चीज़ के लिए। हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे थे, हमारा बिज़नेस फेल हो गया, तो वो एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई। तो किसी भी बुरे वक्त से अपने आप को बाहर निकालना, दिस इज़ नोन एज सेल्फ रेजिलियंस। जैसे कि एग्ज़ाम, बिज़नेस, कोई भी XYZ, हमारी अच्छी खासी जॉब छूट गई तो हमें थोड़ा सदमा लग गया, तो हम उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, उसे कहा जाएगा सेल्फ रेजिलियंस। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब आपका खुद का आत्मविश्वास, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको क्या लगता है कि आपको किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है तो आप उस चीज़ को अच्छे से बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। सो सेल्फ एस्टीम इज़ ओवरऑल नोन एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या है, असर्टिवनेस है बात करने का तरीका। मैं अपनी बात आपको किस तरीके से समझा पा रही हूँ, आप आपकी बात मुझे किस तरीके से बता रहे हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जिससे आपकी बात सामने वाले व्यक्ति को क्लियरली समझ में आ जाए, एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू, उसे असर्टिवनेस कहा जाता है। ऐसा हो कि मुझे एक लैंग्वेज आती है और वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो मैं वो अपनी बात आपको कभी नहीं समझा पाऊँगी। असर्टिवनेस का मतलब ये है कि मैं अपनी बात आपको क्लियरली समझा पाऊँ या फिर कोई भी व्यक्ति एक प्रॉपर, एक म्यूचुअल हेल्दी कम्युनिकेशन कर पाए किसी के साथ भी, वो जिसे अपनी बात समझाना चाहता है। ओके, दिस इज़ नोन एज असर्टिवनेस। अब आ जाओ इंटरव्यू पे। इंटरव्यू क्या है, जॉब हम जॉब के लिए जाते हैं,
हमारा इंटरव्यू होता है कि एटलीस्ट वो कंपनी देखना चाहती है कि जिस व्यक्ति को हम हायर कर रहे हैं उसमें कितनी क्या नॉलेज है, क्योंकि हमने पेपर्स पे आपके रिज्यूम के थ्रू आपके एकेडमिक्स तो देख ली, अब इन पर्सन वो व्यक्ति कैसा है, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, प्रेशर को हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इंटरव्यू होता है उस चीज़ के लिए। 3-4 टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, फॉर्मल इंटरव्यू होता है, पैनल और बोर्ड वाला इंटरव्यू होता है, और पैटर्न्ड इंटरव्यू होता है। फॉर्मल इंटरव्यू है, आपको प्रॉपर डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू सब कुछ पता है और आपको वहाँ पर फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जाना है। इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या है, कोई डेट टाइम फिक्स नहीं है, अगर वो व्यक्ति मिल जाएगा तो वहीं के वहीं उसको इंटरव्यू देकर आ जाएंगे, ठीक है। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू हो गया। पैनल और बोर्ड वाला मतलब, पैनल मतलब आपके सामने 5-6 लोग बैठे हैं बोर्ड पर, उस टेबल पर, वो लोग आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा अलग तरीके से आपको प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, आपको जानबूझकर कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसाया जाएगा कि शायद आप कुछ गलत आंसर दें, बट आपको कंट्रोल रखना है अपनी बातों पर और पूरा समझदारी से और माइंडफुल होकर आंसर देना है। तो बोर्ड पैनल मतलब कि दो से ज़्यादा लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। पैटर्न इंटरव्यू और स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मतलब ये कि एक प्रॉपर पूरी प्रोसेस है, आपको पता रहता है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, किससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। कि इंटरव्यू हो गया और कुछ मैंने 3-4 आपको टाइप्स बताए। नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या है, जो हमारा फाइनल इंटरव्यू होने वाला है उससे पहले एक डमी टाइप का इंटरव्यू, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर रहेगा, बिल्कुल वैसे ही टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही बोर्ड पैनल और कुछ अच्छे प्रोफेसर्स को हम हमारे सामने रखेंगे ताकि वो हमें बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर और वैसा ही प्रेशर दे जो हमारे फाइनल इंटरव्यू में होने वाला है। उससे कहा जाता है मॉक इंटरव्यू। आपके फाइनल इंटरव्यूज़ में होने वाले से पहला एक इंटरव्यू जो आपको बस प्रिपेयर किया जा रहा है, एक आपका डमी इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसे कहा जाता है मॉक इंटरव्यू। आपने देखे होंगे यूट्यूब्स पे दृश्यम सोसाइटी के बहुत सारे यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ डले हुए हैं। वो वहाँ पर एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं और अगर आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँचे हैं तो इन फ्यूचर आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू होने से पहले एक जो डमी इंटरव्यू होता है पर प्रॉपर उसी एटमॉस्फेयर प्रेशर में, उसे हम मॉक इंटरव्यू कहते हैं। एक मॉक टेस्ट की तरह एक मॉक इंटरव्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना कि हमें सारे रूटीन फॉलो करने हैं, हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें हमारी पढ़ाई को भी ध्यान देना है, हमें हमारे फ्रेंड्स फैमिली को भी ध्यान देना है, हमें हमारे गोल की तरफ भी ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। एक कुछ पॉइंट्स है इसके, सेटिंग गोल्स। भैया आप किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, आपने अपना क्या गोल बनाया हुआ है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप एक जॉब क्रैक करना चाह रहे हो या फिर आप एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो, उस गोल का होना ज़रूरी है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क, क्या प्रायोरिटी है, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले उस काम को करो, जो काम अभी करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट, डू नॉट प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट वर्ड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। प्रोकेस्टिनेट मतलब ये होता है कि हम चीज़ कल पे टाल देते हैं, आज नहीं चलो कल कर लेते हैं, कल नहीं चलो परसों कर लेते हैं। तो प्रोकेस्टिनेट का मतलब ये है कि चीज़ें टालना कल पर, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो तो आप डू नॉट प्रोकेस्टिनेट, आप कल पर चीज़ें मत टालो। जो काम आज ज़रूरी है, आज उसको करना, आपको कहीं कंप्लीट करके जाना है तो वो काम आप आज तुरंत ही करें, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये 3 इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम हमारे समाज में उठे बैठे, अगर हम कहीं जाएं किसी गैदरिंग में, प्रोग्राम में, तो वहाँ पर जाने का एक एडिकेट्स, एक मैनर्स, एक तरीके होते हैं ताकि आप लोगों से घुल मिल सके, उनसे बात कर सके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। तो किसी भी सोशल लाइफ में जाना, बाहर निकलना घर से, दिस कम्स अंडर सोशल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन फीलिंग्स एंड अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आप अपनी खुद की भावनाएं भी समझो, उन्हें समझो कि आप दुखी हो,
या फिर कुछ और फील कर रहे हो, या फिर आप एक्साइटेड हो, या फिर आप नर्वस हो किसी चीज़ के लिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप अपने आप की खुद की फीलिंग्स भी अंडरस्टैंड करें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स एंड अदर फीलिंग्स ऑल्सो। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं, या फिर आप किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर कर दे कि सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर उन्हें डिसरिस्पेक्टेड फील हो। ठीक है, दिस कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल मतलब लगभग ये मान लो कि भगवान से जुड़ना, एक शांति प्राप्त करना, टू कनेक्ट विथ वंस इनर सेल्फ एंड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द इनर कनेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स। स्पिरिचुअल मतलब ज़्यादातर हम ये सोचेंगे कि भगवान या परमात्मा से कोई कनेक्शन जोड़ना। उसका मतलब ओवरऑल ये है कि आपने एक बहुत सेनिटी, एक बहुत ज़ेन लाइफ ली है, आप बहुत काम हो, कूल हो, आप अंडरस्टैंड करते हो लोगों की भावनाओं को, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ना आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, आपको हर चीज़ के पीछे की वजह पता चल रही कि अच्छा ये अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें कब होती है? जब हम बिल्कुल शांत मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, चीज़ों के पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। दिस अंडर कम्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। यहाँ पर ये आपके तीनों यूनिट्स के टॉपिक ख़त्म होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, BBA सेकेंड ईयर एंड BCom सेकेंड ईयर। ये सब्जेक्ट दोनों ईयर्स में है, तो ये आपको दोनों कोर्सेज में हेल्प करेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।